नमस्कार साथियों, मैं ER राजपूत और आप देख रहे हैं ER राजपूत जोन। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी QMS क्या होता है और इसके 7 प्रिंसिपल कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन बनते हैं। ये वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो प्रीवियस में हमारे चैनल पे जाकर आप विजिट करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं उस ग्लोबल फ्रेमवर्क की तरफ जो पूरी दुनिया की कंपनी को एक ही क्वालिटी लैंग्वेज में जोड़ता है, यानी कि ISO 9001:2050 की। पहले यह समझते हैं कि ISO क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, ISO का पूरा नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। यह नाम इंटरनेशनली ऐसा रखा गया है ताकि हर लैंग्वेज में सेम बोला जा सके, ISO। अब समझते हैं ISO होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ISO एक नॉन गवर्नमेंटल इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स बनाती है ताकि दुनिया भर में क्वालिटी, सेफ्टी और इफिशियंसी मेंटेन हो सके। अलग अलग स्टैंडर्ड्स ना यूज करें कंपनियां, इसलिए एक जैसा प्रोडक्ट क्वालिटी जनरेट करें, उसके लिए स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। ISO की स्थापना हुई थी 23 फरवरी 1947 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आज 165 से ज्यादा कंट्री इसके सदस्य हैं। ISO ने अब तक 24,000 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं सभी फील्ड के लिए, जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ, फूड सेफ्टी, ऑटोमेटिव, इन्वायरमेंटल, एजुकेशन से लेकर सभी फील्ड के लिए इसने स्टैंडर्ड बनाकर रिलीज किया है। इसको एक फैमिली की तरह बना दिया गया था। और अब समझते हैं कि ISO 9001 फैमिली क्या है। मैं आपको बताऊं, ISO 9001 फैमिली में वो स्टैंडर्ड्स आते हैं जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी QMS को डिफाइन करते हैं। इस फैमिली के मेन स्टैंडर्ड्स हैं ISO 9000, जिसके अंदर QMS की फंडामेंटल और टर्म बताती है। उसके बाद हमारा आता है ISO 9001, जिसके अंदर एक्चुअल रिक्वायरमेंट बताता है, जिससे सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद आता है हमारा ISO 9004 सीरीज, जिसके अंदर हमारा परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट के लिए गाइडलाइंस होता है। एंड उसके बाद का जो सीरीज हमारा है ISO 19011, जो कि हमारा ऑडिट के लिए गाइडलाइंस देता है, लेकिन सर्टिफिकेशन सिर्फ ISO 9001 को ही मिलता है। बाकी सब स्टैंडर्ड सपोर्टिव रोल निभाते हैं। ISO 9001 का मेन गोल है to ensure organization consistently provide products and service that meet customer and regulatory requirements। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे कंपनी हमेशा कस्टमर को वही क्वालिटी दे जो उसने वादा किया है। ISO 9001 का इतिहास की बात करें तो ISO 9001 1987 में आया था, जिसका मेन फोकस डॉक्यूमेंटेशन हैवी सिस्टम बनाना था। फिर इसको रिवाइज कर दिया गया और उसके बाद लाया गया ISO 9001 1994 में, जिसका मेन फोकस प्रिवेंटिव एक्शन था। फिर इसको भी रिवीजन हुआ और आया 9001:2000, जिसका मेन फोकस प्रोसेस अप्रोच था। उसके बाद फिर से इसको रिवाइज किया गया 2008 में, जिसको हम ISO 9001:2008 के नाम से जानते थे, जिसका मेन फोकस सर्टिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट था। फिर इसको रिवीजन करके लाया गया ISO 9001:2015, जिसका मेन फोकस रिस्क बेस्ड थिंकिंग प्लस लीडरशिप फोकस था। 2015 वर्जन में पहली बार रिस्क मैनेजमेंट एंड कंटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड पार्टी नॉलेज मैनेजमेंट की फ्रेमवर्क में लाया गया। अब सवाल आता है कि QMS और ISO 9001 में फर्क क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि QMS एक सिस्टम है, यानी तरीका, फ्रेमवर्क, जिससे क्वालिटी मेंटेन होती है, जबकि ISO 9001 एक स्टैंडर्ड है जो बताता है कि QMS कैसे होना चाहिए। नहीं समझ आया? ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप किसी खाना बनाने जाते हो तो रेसिपी एक स्टैंडर्ड होता है और खाना बनाना एक सिस्टम। ISO 9001 रेसिपी देता है और QMS उस रेसिपी को फॉलो करके कंसिस्टेंटली क्वालिटी इंश्योर करता है। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन का QMS अलग हो सकता है,
लेकिन वो ISO 9001 की गाइडलाइन पर आधारित होता है। अब आता है इसके मेन हिस्सा, ISO 9001 के 10 क्लॉजेस, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा फ्रेमवर्क डिफाइन करता है। तो इस वीडियो में हम हर एक क्लॉजेस की बात करेंगे। तो चलिए एक एक क्लॉज की बात हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लॉज नंबर फर्स्ट की बात करें तो हमारा क्लॉज नंबर फर्स्ट में आता है स्कोप। यह बताता है कि स्टैंडर्ड किसके लिए है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। कंसिस्टेंटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट, यही इसका ऑब्जेक्टिव बताया गया स्कोप का। क्लॉज नंबर 2 में हमारा आता है नॉर्मेटिव रेफरेंस, यानी कि यह क्लॉज यह बताता है कि अगर कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड है जैसे ISO 9001 या ISO 9000, तो उससे साथ में कंसीडर किया जाएगा। कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस में आए तो उसको साथ में कंसीडर करना है। उसके बाद हमारा आता है कि क्लॉज नंबर 3, टर्म्स एंड डिफिनीशन। यहाँ सारी इंपोर्टेंस टर्म की डिफिनीशन दी जाती हैं, जैसे प्रोसेस, रिस्क, करेक्टिव एक्शन, नॉन कॉन्फर्मिटी आदि सभी का यहाँ पे डिफिनीशन आपको इस वाले क्लॉज में देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है क्लॉज नंबर 4, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ISO 9001 2015 का क्लॉज नंबर 4 कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझना चाहिए, ताकि वह ऐसा क्यूमस सिस्टम बना सके जो उसके बिजनेस गोल को, कस्टमर नीड को सपोर्ट कर सके। यानी सिंपल भाषा में कहे तो किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने से पहले अगर समझ लो कि आप कौन हो, कहाँ खड़े हो और किन चैलेंज में काम कर रहे हो। अगर ये स्टेप सही हुआ तो आगे के सारे क्लॉजेस आपके सही माने जाएंगे या सही डिसीजन लिया जाएगा, ऐसा बोलते हैं। जैसे प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगे। यही फंडामेंटल है क्यूमस का, क्योंकि जब तक कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होगा सिस्टम सही नहीं बनेगा। इसके लिए अलग से एक वीडियो में लाऊंगा, पूरा क्लॉज नंबर 4 का डिटेल में एनालिसिस करूंगा। अब आते हैं क्लॉज नंबर 5 पे, जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप। टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी डिफाइन होती है, जैसे क्वालिटी पॉलिसी बनाना, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना और एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, ताकि क्वालिटी कल्चर कंपनी में बना रहे, क्वालिटी इंप्रूव होता रहे, डिमोटिवेशन का नतीजा ना आए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, प्लांट हेड का हर मंथ क्वालिटी रिव्यू लेना, ये लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट को दर्शाता है। उसके बाद हमारा जो नंबर है 6, यानी कि क्लॉज नंबर 6 आता है प्लानिंग का। यह क्लॉज रिस्क बेस्ड थिंकिंग पर फोकस करता है। कौन कौन से रिस्क हैं जो क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव कैसे सेट किया जाए, ये सब हमारी आती हैं क्लॉज नंबर 6 में। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि सप्लायर फेलियर का रिस्क, अल्टरनेट सप्लायर प्लान, वो सब हमारा इसके अंदर ही आता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लॉज नंबर 7 की, तो जिसे हम सपोर्ट के नाम से जानते हैं। यानी क्लॉज नंबर 7 में हमारा आता है सपोर्ट्स। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना होता है कि रिसोर्सेस, कॉम्पिटेंट पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन सब अवेलेबल हो और साथ ही डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन भी मौजूद हो, जैसे प्रोसीजर रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन हो। उसके बाद हमारा आता है क्लॉज नंबर 8, ऑपरेशन। यह क्लॉज बताता है कि प्रोडक्ट सर्विस एक्चुअल कैसे बनाया जाए या डिलीवर किया जाए। इसमें शामिल होता है डिजाइन एंड डेवलपमेंट, परचेसिंग, सप्लायर कंट्रोल एंड प्रोडक्शन सर्विस ऑपरेशंस एंड रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, नॉन कॉन्फर्मिटी प्रोडक्ट कंट्रोल्स। यानी ये सब हमारा इसमें डिफाइन होता है। फिर आता है क्लॉज नंबर 9, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। यहाँ फोकस हमारा मेजरमेंट एंड मॉनिटर पर होता है। कस्टमर फीडबैक लेना, इंटरनल ऑडिट कराना, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग लेना, ताकि परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इवेल्युएट होती रहे। परफॉर्मेंस घट रही है, बढ़ रही है, क्या रहे, उसका रियल टाइम डाटा इवेल्युएट होकर सामने रखा जा सके। उसके बाद हमारा आता है क्लॉज नंबर 10, इम्प्रूवमेंट। यह लास्ट लेकिन सबसे पावरफुल क्लॉज है।
यह कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को नॉन कॉन्फर्मिटी आइडेंटिफाई करनी है, तो उसके लिए रूट कॉज एनालिसिस निकालना है और करेक्टिव एक्शन लेकर सिस्टम को इम्प्रूव करते रहना है। यही है कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का कल्चर। हर कंपनी में ये पीडीसी साइकिल से इम्प्रूव होता। पिछले लेक्चर में हम लोग ये अच्छे से सीखा था, पीडीसी साइकिल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, उसमें कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट की भी बात की थी। तो ISO 9001-2015 को बनाया गया है एनेक्सर SL हाई लेवल स्ट्रक्चर पर, जो सभी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड ISO 9000, 14000 एंड 45001 एंड 27001 को सेम स्ट्रक्चर में लाता है। इससे मल्टी स्टैंडर्ड कंपनी के लिए इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि ISO 9001-2015 सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि एक कंप्लीट मैनेजमेंट फिलोसफी है। हर क्लॉज ऑर्गेनाइजेशन को यह सिखाता है कि कैसे प्रोसेस ड्राइवन, कस्टमर फोकस्ड और कॉन्टिन्यूअसली इम्प्रूविंग कल्चर बनाया जाए। अगले वीडियो में हम डिटेल में ये सीखेंगे कि क्लॉज नंबर 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ में और कैसे इसे डिफाइन करते हैं, डॉक्यूमेंटेड करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। अगले लेक्चर में इवेल्युएट करना भी मैं बता दूंगा आपको। बाकी अभी ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।